दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि ग्रैनी रोग यानी आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिसीज या पेट का कोई भी रोग हो, वह बिना किसी दवाई 100% ठीक हो सकता है। पार्ट 1 में आपको पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बताया था, जिसके बिना यह रोग कभी भी ठीक हो ही नहीं सकते। और साथ में ही इन रोगों के सिम्टम्स, कारण, एलोपैथिक दवाइयां, टेस्ट, परहेज, योगा और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी विस्तृत रूप में जानकारी दी थी। दोस्तों, अगर आप सचमुच इन रोगों से निजात पाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के पार्ट 1 को जरूर देखना होगा, ताकि आप पूरी जानकारी हासिल करके इन रोगों का सटीक और फ्री में इलाज जान सके, जिसका YouTube लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो। इन रोगों की सबसे पहली और इफेक्टिव दवाई है धैर्य और संयम, और दूसरी है कि जो ट्रीटमेंट आपको सही लगे उसको पूरी शिद्दत और विश्वास से फॉलो करें। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस रोग को ठीक नहीं कर पाते, बस उम्र भर आपको साइड इफेक्ट्स के साथ दवाइयां ही रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 100% स्वस्थ रहना या इन रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो डरना या पैनिक होना बंद कर दीजिए। जिस कारण से ये रोग आपको हुए हैं उस कारण को दूर करके आप ठीक भी हो जाओगे। जैसे कि अगर आपके शरीर के किसी भी बाहरी अंग यानी हाथ या पांव पर कहीं भी घाव या जख्म हो जाए, तो अगर आप उस पर नमक डालोगे, उसे छीलोगे, रगड़ोगे या उस पर कपड़ा टच होगा तो वह कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक इसी तरह घाव या अल्सर होने से हमारी आंतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो उस वक्त आंतों को जो खाद्य पदार्थ पसंद नहीं है या जो उन्हें दिक्कत देते हैं, तो उन्हें तुरंत खाना बंद कर दीजिए। कहने का भाव यह है कि आप रोग का कारण दूर करेंगे तो आपको जो अल्सर या घाव है वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए अब हम आगे ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रखना कि सिर्फ भोजन ही एनर्जी का प्रमुख स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए कि जिस रात आप बिना भोजन खाए सो जाते हो और अगली सुबह उठने पर आप में एनर्जी या फ्रेशनेस कहां से आ जाती है। वह एनर्जी हमें ब्रह्मांड से मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड भी हमें कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज करता है। यह कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्र से हमारे शरीर में एंटर करती है। जैसे कि जो हमारे जैन भाई हैं वो 2-2 महीने तक सिर्फ पानी पर ही जीवित रह लेते हैं, पर फिर भी उनमें कोई भी कमजोरी नहीं आती। यह सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 5-6 महीने तक मेरे अंदर एक भी दाना अनाज का नहीं गया था। मेरा 17 किलो वजन कम हो गया था। अगर 1 चम्मच जूस का भी मैं पी लेता था तो ऐसा लगता था कि मेरे फूड पाइप में कुछ फंस गया है। चिंता, तनाव और ब्लोटिंग की वजह से मेरी बुरी हालत हो जाती थी। इतना बुरा हाल था कि पानी भी हजम नहीं हो पाता था, लेकिन मैं फिर भी जिंदा था, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी की वजह से। मैंने हौसला नहीं हारा, मैंने पेशेंस रखी और रोग से फाइट किया और मैं ठीक हो गया। आप ये बात भूल ही जाइए कि कोई भी एनर्जी ड्रिंक या सप्लीमेंट आपको इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है। उल्टा ये सब आपकी आंतों या अल्सर को और ज्यादा इरिटेट ही करेंगे। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह बात मायने नहीं रखती कि आप एक कटोरी भरकर खाना खा रहे हो या 1 चम्मच खा रहे हो। यहां पर कंसर्न इस बात का है कि 1 कटोरी भरकर गलत खाना खाने से बेहतर है कि 1 चम्मच ही सही खाना खा लो, जो आसानी से हजम हो जाए। ग्रहणी रोग को ठीक करने में सालों लग जाते हैं। दोस्तों, आप ये भूल ही जाइए कि आपको कोई अमृत की बूंद, कोई टोटका या कोई शॉर्टकट ठीक कर सकता है। यह एक तपस्या ही है। इसमें बहुत सारा संयम और धैर्य रखना पड़ता है। यह एक सांप सीढ़ी वाली गेम ही है। जैसे कि सांप सीढ़ी वाली गेम में जब सांप काट लेता है तो आप सीधा 99 से 2 या 3 पर आ जाते हो। इसी तरह ग्रहणी रोग में जिस समय भी आपने भी गलत खा लिया तो आप जितना ठीक हुए थे फिर से वहीं पर आ जाओगे। कहने का भाव यह है कि यह एक फूड इंटॉलरेंस की बीमारी है। इसमें आपको
एक एक करके खाना ढूंढना पड़ेगा जो बिना किसी दिक्कत या अफारे के आपको आसानी से हजम हो जाए। YouTube, Instagram या Facebook पर गृहिणी रोग के जितने भी डाइट चार्ट दिए हैं वह सभी खाद्य पदार्थ ज्यादातर लोगों को हजम हो जाते हैं, पर हर एक इंसान को हजम नहीं होते, क्योंकि हर एक इंसान की वात, पित्त और कफ की प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए वो वाले डाइट चार्ट या डॉक्टर द्वारा बताई गई डाइट सिर्फ आपके लिए एक आइडिया मात्र ही होते हैं। अगर आप भी इस बीमारी से निकलना चाहते हो तो जो खाद्य पदार्थ आपको डिस्कम्फर्ट देते हैं या जिन्हें बॉडी रिजेक्ट कर रही है, तो आपको उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और यह भी नोट करना पड़ेगा कि जो खाद्य पदार्थ आपको पच नहीं रहे हैं उनको आपकी बॉडी या आंतें कभी अब्जॉर्ब करेंगी ही नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अब्जॉर्प्शन शुरू किया जाए। जैसे जैसे आप भोजन का सही चुनाव करते जाएंगे, खाना ठीक तरह से हजम होने लग जाएगा, आपकी भूख और जठराग्नि बढ़ने लग जाएगी। जब जठराग्नि बढ़ने लगेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लग जाएगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपकी आंतें भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को सही तरह से अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी। आपके एनर्जी लेवल बढ़ने लग जाएंगे, आपके लक्षणों में सुधार आने लग जाएगा, आपके खाने की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही आपके दस्त के साथ खून का आना या दस्त बिल्कुल रुक जाएंगे। अगर आपको दस्त और कब्ज दोनों एक साथ हैं तो वह भी साथ में ठीक होने लग जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से सोचने की या इलाज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। जब खाना सही तरह से हजम होगा तो आपकी कब्ज या दस्त भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस भी दिन खाना आपको पूरी तरह से हजम होना शुरू हो जाएगा, अर्थात पेट में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, उस दिन आपको चिंता और तनाव महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि पेट आपका सेकंड ब्रेन है। हाजमा ठीक होने के साथ साथ ही आपके लक्षण जैसे कि पेट में दर्द, भारीपन, ऐंठन, सूजन, गैस, कब्ज, अफारा, बार बार दस्त के साथ खून, बलगम या आंत का आना या नींद का ना आना आदि में 5 से 6 दिनों में ही सुधार आने लग जाएगा। आंतों में घाव या अल्सर ठीक होने लग जाएंगे। कॉलन कैंसर का खतरा भी टल जाएगा। साथ ही में चिंता, तनाव और आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। आप में उत्साह और कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सही भोजन का चुनाव। दोस्तों याद रखना कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वह भी भोजन ही है। हो सकता है दवाइयां भी आपको भोजन की तरह सूट ना करे और उल्टा दवाएं आपके पेट में अफारा, गैस या फिर से दस्त आदि को ट्रिगर कर दे। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम आयुर्वेदिक दवाएं खाएं ही ना। ऐसा मैंने अपने में भी पाया था कि मुझे बेल चूर्ण, कच्चा आंवला, हिंगवष्टिक चूर्ण या त्रिफला चूर्ण आदि बिल्कुल सूट ही नहीं करते थे। इन्हें खाने से मुझे गैस और अफारा स्टार्ट हो जाता था। जो हमारे स्टे ओके आयुर्वेदा में पेशेंट्स आते हैं उनमें भी दवाइयों का सूट ना करना देखा गया है। दोस्तों मैंने तो आपको बता दिया कि कई बार आयुर्वेदिक दवाइयां भी सूट नहीं करती। अब जिन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि दवाइयां भी आपको कई बार सूट नहीं करती, तो वह तो कभी दवाइयों को दोष देंगे ही नहीं और इनको खाते चले जाएंगे। तो फिर वह ठीक कैसे होंगे? हाँ, अगर आयुर्वेदिक दवाएं आपको सूट कर जाती हैं तो फिर आपकी मर्जी है कि आप खाना चाहते हो या नहीं। दोस्तों यह जो डाइट है आप इसी से ही ठीक हो जाओगे। आप ऐसा कह सकते हो कि यह डाइट ही आपकी दवा है। दवाई का मतलब सिर्फ कैप्सूल, गोली, चूर्ण या इंजेक्शन नहीं होता, यानी कोई भी साइंस या पैथी जो आपकी बीमारी को ठीक कर दे उसे दवाई कहते हैं। और यह बात 100% सच है कि कोई भी डॉक्टर या वैद्य आपको अकेली दवाई के साथ कभी ठीक कर ही नहीं सकता। डाइट चार्ट उसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बीमारी को ठीक करने में डाइट का ही अहम रोल होता है। दोस्तों अब हम आते हैं मेन इलाज की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि भोजन को सिलेक्ट करना सांप सीढ़ी की गेम खेलने के जैसा ही है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप सुनिए कि गृहिणी रोग में कब, कैसे और कौन सी डाइट लेनी है। अब जो डाइट हम ले सकते हैं वह है
ताजा दही जो खट्टा ना हो, या तक्र अर्थात मक्खन निकालकर छानी हुई पतली लस्सी या छाछ जो खट्टी बिल्कुल भी ना हो, या चावल का मांड, या उबली हुई हरी मूंग दाल का पानी आदि। इन सब में आप सेंधा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, देसी घी में बुनी हुई हींग आदि सभी की चुटकी मिलाकर ले सकते हो, अगर ये सब आपको सूट कर रहे हैं तो। फलों में अनार, पका हुआ केला खा सकते हो, पर तरबूज, खरबूजा, खट्टे फल, अंगूर, सेब, नाशपाती, अमरूद आदि बहुत से लोगों को हजम होते ही नहीं। पर कई लोगों को सेब और नाशपाती उबालकर उनका छिलका उतारकर खाने से वह हजम हो जाते हैं, पर फिर भी उनको खाकर चेक करना पड़ेगा। सब्जियों में घिया, चप्पन कद्दू, तुरई, टिंडे, परवल, हलवा कद्दू, मूली, शलगम, आलू, करेला आदि सब पकाकर खा सकते हो। पत्तेदार सब्जियां गोभी, भिंडी, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, जिमीकंद आदि बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते। तड़के में बहुत ही कम तेल, मसाले, अदरक, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कर सकते हो। दालों में हरी मूंग, धुली मूंग की दाल, मसूर की दाल, पोहा, खिचड़ी आदि भी आप ले सकते हो। यह जो सब्जियां, फल, मसाले, दालें या कोई भी खाद्य पदार्थ आपको बताया है, यह सबसे प्रचलित डाइट है और आम तौर पर पेशेंट्स को डाइजेस्ट हो जाती हैं। पर अगर इनमें से आपको कोई भी मसाला, सब्जी, फल डाइजेस्ट ना हो तो फिर यह बहुत ही इरिटेटिंग, लंबा समय लेने वाला, पकाऊ और गुंजलदार मसला बन जाएगा। पर आप फिर भी धैर्य और संयम मत छोड़ना। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि यह सभी खाद्य पदार्थ ज्यादातर लोगों को हजम हो जाते हैं, लेकिन सभी को नहीं। इसलिए इनमें से भी हमें चुनना पड़ेगा कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमको हजम हो रहे हैं और कौन से नहीं। दोस्तों याद रखना, जब तक पेट में इंटॉलरेंस, अफारा या दर्द रहेगा, आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसके इलाज की शेष जानकारी हम आपको गृहिणी रोग के पार्ट 3 में देंगे। गृहिणी रोग के पार्ट 3 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप हमारे YouTube चैनल स्टे ओके आयुर्वेदम से भी सर्च कर सकते हो। स्टे ओके आयुर्वेदम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।